गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की सिविक्स और चैप्टर का नाम है जुडिशरी। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी की इंपॉर्टेंस क्या होती है और जुडिशरी किस तरह से अपना रोल प्ले करती है कंट्री के अंदर, किस तरह से जुडिशरी नीडी है किसी भी कंट्री को रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू रन करने के लिए। अंडरस्टैंड। और उसी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट्स के पावर्स एंड फंक्शन क्या होती हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट, कि इंडिया के अंदर जो हाई कोर्ट है उसकी क्या क्या पावर होती हैं, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी के थ्रू रन करती है पूरे कंट्री को। मींस कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी कंट्री है। यहां के जो पीपल होते हैं वो सरकार को खुद ही क्या करते हैं, चुनते हैं। हम वोट के थ्रू सरकार को चुनते हैं और वो सरकार हमारे द्वारा ही कंट्री के अंदर हमारे लिए वेलफेयर स्कीम और डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कंट्री का वो करती है। अंडरस्टैंड। अब कंट्री को रूल एंड रेगुलेशन से चलाने के लिए सरकार का जो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड ऑर्गन्स होता है, उसी को हम जुडिशरी बोलते हैं। अब जुडिशरी, इंडिया के अंदर जो जुडिशरी है उसमें जितने भी इंडिया के अंदर कोर्ट हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इन सभी कोर्ट्स का जो फंक्शन है, जो वर्क करने का मेथड है, इसी को हम जुडिशरी बोलते हैं। अंडरस्टैंड। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो कोर्ट है जिसको आप एपेक्स कोर्ट कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद आपका हाई कोर्ट आता है और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कोर्ट स्टैब्लिश किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लोगों को एक अच्छा जजमेंट, लोगों को रूल एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए। ये इंडिया के अंदर इस तरह से जुडिशरी गवर्नमेंट से मिलकर अपना जो गवर्नमेंट का जो थर्ड ऑर्गन्स है जुडिशरी, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस तरह से इंडिया के अंदर रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन होता है। अंडरस्टैंड। तो अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट क्या है और किस तरह से हाई कोर्ट का पावर्स एंड फंक्शन होता है। तो जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं उन सभी में हाई कोर्ट नहीं होता है। हाई कोर्ट का मतलब होता है कि ऐसा कोर्ट जो किसी भी राज्य में स्टैब्लिश हो, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है उसी को हम हाई कोर्ट बोलते हैं। इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट इंडिया इन द प्रेजेंट टाइम, वी हैव ओनली 25 हाई कोर्ट्स। हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं। और हाई कोर्ट्स की जो स्टैब्लिशमेंट थी वो 1862 में अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में की गई थी। इसमें आपका कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन कंट्री के अंदर आजादी के बाद में हमने सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया। पहले क्या थे, हमारे पास ओनली हाई कोर्ट्स थे जो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट को अच्छी तरह से रन करने के लिए, उन्होंने लोगों को एक तरह का जो न्याय दिलाने के लिए उन्होंने जो हाई कोर्ट है वो स्टैब्लिश किए थे। अंडरस्टैंड। अब हाई कोर्ट का जो फंक्शन होता है, हाई कोर्ट का जो पावर होती है वो सेम पावर होती है जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था। जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है वही पावर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट को मिली हुई होती है। इंडिया का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है उसको हम एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, जो दिल्ली में सिचुएटेड है। अंडरस्टैंड। और किसी भी राज्य के अंदर जो बड़ा कोर्ट होता है उसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं। तो हाई कोर्ट स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक के फंडामेंटल राइट है, उन सबको प्रोटेक्ट करता है। मींस हाई कोर्ट के पास जो पावर होती है वो ये होती है कि वो पब्लिक के जितने भी स्टेट के अंदर फंडामेंटल राइट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हाई कोर्ट का दूसरा जो पावर या फंक्शन ये होता है कि कोई भी पर्सन हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल कर सकता है, दायर कर सकता है। यदि किसी पर्सन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, लोअर कोर्ट के द्वारा कोई फैसला सही नहीं लगता है, उसके हित में वो फैसला नहीं गया है, वो डिसीजन किसी कारणवश उस पर्सन को अच्छा नहीं लगा है,
ठीक है। तो वो इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सीधा जिस स्टेट में वो है या जहां पर उसका हाई कोर्ट लगता है, उस हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और हाई कोर्ट को यह पावर है कि वो उस अपील को एक्सेप्ट करे और उस पूरे केस को फिर से स्टडी करता है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह का जो फंक्शन है, वह पावर है, ये हाई कोर्ट के पास होती है कि वो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करता है। और इसके बाद जो अपीलेट है, जो अपील की फैसिलिटीज है या अपील की जो पावर है, वो पब्लिक को हाई कोर्ट प्रोवाइड करता है कि यदि लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे खिलाफ कोई डिसीजन देता है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ जाकर हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, जैसे कि आपका यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, बुलंदशहर में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यदि बुलंदशहर से आपको केस हार जाते हैं तो आप उस डिसीजन के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जो बुलंदशहर में स्टैब्लिश है, आप हाई कोर्ट जो आपका इलाहाबाद में स्टैब्लिश है वहां पर अपील कर सकते हैं। और यदि वो डिसीजन आपको हाई कोर्ट में भी आपका डिसफेवर में जाता है, आपका फेवर में नहीं जाता है और आपको डिसीजन अच्छा नहीं लगता है, या आपको डेथ सेंटेंस हो जाती है या आपको सजा हो जाती है, तो आप हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, वहां पर अपील कर सकते हैं। तो इस तरह का सिस्टम इंडिया के अंदर जुडिशरी का होता है, जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए स्टैब्लिश किया गया है। तो इस तरह का फंक्शन जो हाई कोर्ट का होता है कि वो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है, अपील की फैसिलिटीज आपको देखा है, और साथ के साथ वो जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होती है, और जो भी रूल एंड रेगुलेशन या कोई भी नया लॉ या बिल अगर गवर्नमेंट लेके आती है, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और लोगों के फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वो वायलेट कर रहा है, तो आपका जो हाई कोर्ट है उसको रोक सकता है। हाई कोर्ट ऐसे डिसीजन लेने से सरकार को स्टॉप करता है। तो किसी भी स्टेट के अंदर हाई कोर्ट के ये मेन फंक्शन होते हैं, मेन आपका वर्क इस तरह से आपका हाई कोर्ट करता है। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 होती है। 62 के बाद उनको रिटायरमेंट दी जाती है। अंडरस्टैंड? तो ये बात थी कि पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट क्या क्या रोल प्ले करता है, कब उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और कितने हाई कोर्ट इंडिया के अंदर है। तो 25 हाई कोर्ट इंडिया के अंदर है, और हाई कोर्ट की जो स्टैब्लिशमेंट थी वो इंडिया के अंदर अंग्रेजों के द्वारा 1862 में की गई थी। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, PIL। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है कि ऐसा केस जो सभी लोगों के हित में हो, जो सभी लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करे, जो सभी लोगों के वेलफेयर के लिए वो लड़ा गया हो, जिसमें सभी लोगों के लिए न्याय, सभी लोगों के लिए, सभी सिटीजन के लिए न्याय की मांग की गई हो, इसी को हम बोलते हैं क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL। अब जितने इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट हैं उन सब में आप इजीली जा सकते हैं और आप अपना डिसीजन, अपना जो न्याय है, अपनी जो आपके खिलाफ किसी ने कोई आपके राइट को हनन किया है, तो आप उसके खिलाफ लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। कहां पे? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन बहुत से पीपल ऐसे होते हैं जिनके पास हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंचने की क्या नहीं होती है, उनके पास पावर नहीं होती, उनके पास पैसा नहीं होता है। और मान लो कोई गरीब मजदूर है जो लेबर करता है, उसके पास इतना मनी नहीं होता है कि वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई अपना लिटिगेशन यानी जो आपका मुकदमा है वो फाइल करे और वहां पर केस लड़ने की वो एक एक्शन वो ले। तो अब इंडिया के अंदर बहुत सारे सिटीजन रहते हैं और सभी की कंडीशन इतनी रिच नहीं होती है जो केस को फाइल कर सके। तो 1980 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये आपका एक स्टेप लिया गया कि ऐसे लोग जो खुद अपना केस फाइल नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सन उनके फेवर में केस फाइल कर सकता है। लेकिन ऐसा केस जो सभी सिटीजन के लिए
वेलफेयर हो, सभी सिटीजन के लिए एक न्याय की मांग करता हो, सभी सिटीजन के लिए उसमें कंप्लीटली उनके राइट, जितने भी फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करने की उसमें डिमांड की गई हो, तो उसी को हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इसमें होता क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितनी भी आपकी समाज सेवी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फाइल कर सकती हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दोनों में ये लिटिगेशन जो केस है ये फाइल किया जा सकता है। कैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ऐसे लोगों को छुड़ाया गया बिहार के अंदर जो बाउंडेड लेबर थे, और बाउंडेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर जो बाउंडेड लेबर थे वो बहुत सालों से बिहार के अंदर वर्क कर रहे थे, किसी जमींदार के यहाँ, किसी फार्म हाउस में, और उनको वेज भी नहीं दी जाती थी, और उनका टोटली एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था उस फार्मर्स या लैंडलॉर्ड के द्वारा। अब वहां वो उस कंडीशन में नहीं थे बंधुआ मजदूर जो बाउंडेड लेबर थी कि वो अपना केस बेचारे सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या आपका हाई कोर्ट में फाइल कर सके। तो उसके बाद वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन कुछ लोगों ने उन बंधुआ मजदूर के फेवर में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL को क्या किया, फाइल किया, और इसमें यह किया कि भाई जो बंधुआ मजदूर है उनको राइट टू फ्रीडम है, लेकिन राइट टू फ्रीडम में जो उनका फंडामेंटल राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है वो उनको पूरी तरह से वायलेट हो रहा है। उनको कंप्लीटली फ्रीडम नहीं दी जा रही है, वो दिन रात खेत में काम करते हैं, उनको वेज भी नहीं मिलती है। तो जब PIL डाला गया तो उस PIL की बिहाफ पर, उस PIL को लेकर जो डिसीजन आया वो बंधुआ मजदूर जो बाउंडेड लेबर के फेवर में आया, और उनको इस डिसीजन में इस PIL के थ्रू जो डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या किया, उनको आदेश दिया कि ऐसे लोगों को रिलीज किया जाए, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इससे उनका जो फंडामेंटल राइट है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वायलेट होता है, क्योंकि सभी को फ्रीडम का राइट है और सभी को अपने विशेष के अकॉर्डिंग वर्क को सेलेक्ट करने का भी राइट है। हम किसी को बाउंडेड कर उससे लेबर वर्क नहीं करा सकते हैं। इसी तरह से एक और पिटीशन फाइल की गई थी जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू ही, जो लोग कुछ ऐसे एरियाज थे इंडिया के अंदर जहां पर बच्चों को खाना नहीं मिलता था, ठीक है, तो बहुत सारे लोग फूड की कमी के कारण, स्कैरसिटी के कारण भूखे मर रहे थे। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने PIL फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को देखा तो उसने कहा कि राइट टू फूड जो आपका आता है वो भी एक फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग आता है, और सभी को लाइफ में, सभी को अपनी लाइफ को जीने का राइट बनता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आपका जितना भी ग्रेन्स है उसको पब्लिक में बांटा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में अपना डिसीजन दिया, आदेश दिया राज्य सरकार को, और उसी के थ्रू हमें आज स्कूलों में मिड डे मील स्कीम देखने को मिलती है। तो मिड डे मील स्कीम को भी PIL के थ्रू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू शुरू किया गया। जितने बिहार के अंदर बाउंडेड लेबर थे उनको भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL के थ्रू रिलीज किया गया। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। PIL जो डाला जाता है आप भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा एनवायरमेंट ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है और जितनी भी कंपनीज हैं वो ज्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं, तो उनके अगेंस्ट में आप PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं, और इस पर जल्दी ही एक्शन लिया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये जो मुकदमा होता है, ये जो लिटिगेशन होती है वो सभी के हित में होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका तो है नहीं, इन्वायरमेंट तो पूरे इंडिया का है। और यदि कोई पर्सन इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर PIL सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में फाइल करता है तो डेफिनेटली उस पर बहुत फास्ट एक्शन लिया जाता है, और जिसके अगेंस्ट में वो की गई है उनके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उनको डायरेक्शन दी जाती है। तो इस तरह से आपका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो काम करती है। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद देखते हैं सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अब सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, जितने भी पर्सन है, मनुष्य क्या है, देखिए एक सोशल पर्सन है और समाज में रहते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज करता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे वो अपनी अर्निंग करता है, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे वो समाज के रूल एंड रेगुलेशन को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ऐसे ही केसेस को हम सिविल केस एंड क्रिमिनल केसेस के नाम से
ऐसी एक्टिविटीज को हम सिविल केस एंड क्रिमिनल केसेस के नाम से जानते हैं। अब सिविल केस क्या होते हैं? सिविल केस ऐसे केस होते हैं जो दो पर्सन के बीच प्रॉपर्टी के को लेकर, रेंट को लेकर जो फाइट होती है, उसी को हम सिविल केस के नाम से उसको हम जानते हैं। जबकि क्रिमिनल केस जो होता है उसमें आपका मर्डर है, जो आप मर्डर किया जाता है किसी पर्सन का, या रॉबरी, कोई डकैती रॉबरी हो जाती है कहीं पर, ठीक है, या आप वाइन लिकर लेकर बहुत से लोग ड्राइविंग करते हैं, तो ऐसे केसेस को हम क्रिमिनल केसेस में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड जितने भी केस हैं उनको हम सिविल केसेस कहते हैं। जबकि रॉबरी, आपका मर्डर और आपका क्या बोलते हैं उसको, दारू पी के गाड़ी चलाना, इन सबको हम क्रिमिनल केसेस में काउंट करते हैं। अब सिविल केस और क्रिमिनल केसेस के ही अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप सजा के हकदार हैं कि नहीं, आपको कितनी सजा मिलनी चाहिए। अब जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या होता है, मान लो किसी पर्सन ने किसी का मर्डर किया है, तो ये ग्रेट ऑफेंस, एक बड़ा अपराध होता है। अब इस ऑफेंस में क्या होता है, इसमें पर्सन को फांसी की सजा भी हो सकती है। जबकि सिविल केस के अंदर आपको जेल हो सकती है, या आपको जुर्माना दिया हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा आपको जुर्माना हो सकता है। लेकिन क्रिमिनल केसेस के अंदर आपको लाइफ टाइम, लाइफ इंप्रिजमेंट, जिसको हम जीवन काल की सजा बोलते हैं, वो भी हो सकती है, और आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। तो इस तरह के केसेस जो सोसाइटी के अंदर होते हैं, और इन्हीं केसेस के अकॉर्डिंग हम या कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, और इन्हीं केसेस के अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं वो अपने अपराध का, अपने क्राइम की सजा पाते हैं। अंडरस्टैंड? तो जितने भी आपके केसेस हैं, जैसे आपके प्राइवेट राइट्स आर कॉल्ड द सिविल केसेस, आपका मैट्रिमोनियल केसेस हैं, और सिविल केस, इसको ही सिविल केसेस बोला जाता है। जबकि आपके मर्डर है, रॉबरी है, और किसी के खिलाफ कोई कॉन्स्पायरेसी करते हैं, यानी षड्यंत्र रचते हैं, तो इसको हम क्रिमिनल केसेस बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद आता है क्या, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब देखिए, ये तो केसेस थे। जब हम किसी के खिलाफ कोई केस करते हैं, जब कोई पर्सन किसी के खिलाफ कोई केस करता है, चाहे वो सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, तो जब सोसाइटी के अंदर कोई अपराध होता है, कोई क्राइम होता है, तो सबसे पहले हम किसको इन्फॉर्म करते हैं? पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। आप 100 नंबर पर आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं, उसके बाद आपकी पुलिस आ जाती है, और पुलिस फिर उस सारे मामले को अपनी नजर से देखती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन उससे पहले का वर्क क्या होता है? उससे पहले का वर्क होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। किसी भी अपराध के बाद तुरंत ही FIR लॉज कराई जाती है किसी भी पुलिस स्टेशन में जहां पर वो अपराध किसी पर्सन ने किया है। जब दो पर्सन के बीच फाइट होती है, या दो पर्सन की, किसी पर्सन ने किसी का मर्डर किया है या रॉबरी हुई है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में वो पर्सन जाकर अपने पुलिस स्टेशन में जाकर वो पर्सन क्या करता है? FIR लॉज कराता है। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मींस FIR। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब होता है कि पहली इंफॉर्मेशन है किसी भी क्राइम को लेकर, हम अपने जो हमारे नियर पुलिस स्टेशन है उसको हम देते हैं कि हमारे साथ इस डेट में, इस टाइम पर इस तरह का क्राइम हुआ है। वहां पर जो आपका पुलिस स्टेशन इंचार्ज होता है, वो आपकी सारी जो भी आपके साथ हुआ है, वो सारी नॉलेज अपनी फाइल में दर्ज करता है, और इसी को हम रिपोर्ट लिखाना भी बोलते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में जब किसी पर्सन के साथ कोई क्राइम होता है, वो फर्स्ट पुलिस स्टेशन में जाकर उसको लिखाना होता है, उसको दर्ज कराना होता है, एक रिटन रिकॉर्ड होता है ये पुलिस के पास, और उसके बाद ही पुलिस एक्शन में आती है, और आपके साथ जो क्राइम किया है, इस पर्सन ने क्राइम किया है, उसको पकड़ा जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। तो देखिए, पुलिस का जो काम होता है, जुडिशरी के फंक्शन में आता है, जुडिशरी के वर्क में आता है सारा। कोई भी पुलिस स्टेशन या कोई भी आपका एसओ है, कोई भी दरोगा है, कोई भी कांस्टेबल है, वो आपको सीधा सीधा पनिशमेंट नहीं दे सकता।
पनिशमेंट देने का जो वर्क होता है वो आपका किसका होता है? कोर्ट का होता है, अदालत का होता है। कोर्ट आपको पनिशमेंट देती है किसकी बिहाफ पर? सबूत की बिहाफ पर। और जो सबूत होते हैं, जितने भी आपके सबूत होते हैं, वो पुलिस के द्वारा ही इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। पहले जब किसी पर्सन के साथ कोई क्राइम होता है तो पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईआर दर्ज कराई जाती है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उस पर्सन को पकड़ती है, उस पर्सन के बारे में नॉलेज लेती है, आपके बारे में नॉलेज लेती है कि जो अपराध आपके साथ जो क्राइम हुआ है कि वो सही है कि नहीं, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। फिर उसके जितने भी हैं उस क्राइम से रिलेटेड जितने भी सबूत हैं उन सब को पुलिस कलेक्ट करती है और उस कलेक्ट सबूत को वो कोर्ट के सामने पेश करती है। और कोर्ट उन्हीं सबूत के आधार पर, जितने भी आपको दिए गए हैं, पुलिस के द्वारा दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर एक पर्सन को क्रिमिनल घोषित करती है। उनको क्रिमिनल घोषित किया जाता है कोर्ट के सामने और उसके बाद उसको पनिशमेंट दिया जाता है। पुलिस का काम किसी को पनिशमेंट देना नहीं होता है, कोर्ट का काम क्या होता है? पनिशमेंट देना होता है। उसका काम क्या होता है कि एफआईआर को लॉन्च करना, अपने थाने में रिटर्न करना और जिस पर्सन के साथ क्राइम हुआ है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन लेना, किसने इसके साथ क्राइम किया उसको पकड़ना और उसके खिलाफ जितने भी आपके एविडेंस हैं, जितने भी सबूत एविडेंस होते हैं, उनको कलेक्ट करना और कोर्ट को देना। ये पुलिस का वर्क होता है। अंडरस्टैंड? तो ये पुलिस का वर्क इतना ही होता है। पुलिस किसी को पनिशमेंट नहीं करती। पनिशमेंट अगर किसी को दिया जाता है तो वो कोर्ट के द्वारा ही दिया जाता है। कोर्ट चाहे तो आपको फ्री कर सकता है, किसके आधार पर? जो आपके एविडेंस हैं, जो पुलिस ने कलेक्ट किए हैं उनके आधार पर। अगर वो आपके फेवर में हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन अगर वो आपके डिसफेवर में है तो वो आपको पनिशमेंट दिया जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये होती है आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में रिटर्न करने गया है, लिखवाने गया है, उसके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर पर साइन होते हैं। और अगर आप चाहें तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर की जो एक कॉपी है वो अपने पास रख सकते हैं। दैट इज द क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है आपका लोक अदालत एंड कंज्यूमर काउंसिल्स। अब लोक अदालत क्या होती है? देखिए, अदालत सुप्रीम कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऐसी आपकी लोक अदालत होती है। तो लोक अदालत का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं। जब इतने ज्यादा क्राइम होते हैं तो डे बाय डे क्राइम बढ़ते चले जाते हैं और लिटिगेशन जो केस है वो कोर्ट के पास इकट्ठा होते रहते हैं और जल्दी जल्दी उनका क्या नहीं होता, उनका निपटारा नहीं होता है, जल्दी जल्दी उनमें डिसीजन नहीं आता है। तो इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने लोक अदालत को एस्टैब्लिश किया है और लोक अदालत में किसी भी केस को बहुत ही जल्दी उसका जो डिसीजन है वो जल्दी दिया जाता है ताकि लोगों को कम समय में और कम स्पेंड किए हुए यानी कम खर्चे में उनको एक अच्छा राइट मिले, कम टाइम में, कम समय में उनको अपने फेवर में या अपने डिसफेवर में उनको डिसीजन मिल सके। अब किसी ने कोई अपराध किया, आपने देखा होगा अपने गली मोहल्ले में कि कोई पर्सन है रोबरी किया, मर्डर किया और वो केस पहले एफआईआर हुई, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस को पकड़ के ले गई, उसके बाद उसको कोर्ट के सामने क्या किया गया, उसका ट्रायल किया गया और ट्रायल में उसको बेल मिली और उसके बाद वो केस चलता रहता है 20 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक, काफी साल तक केस चलते रहते हैं। तो ऐसे केसों को जल्दी फिनिश करने के लिए, उनमें जल्दी डिसीजन लाने के लिए इंडिया के अंदर लोक अदालत को स्टैब्लिश किया गया है ताकि डिसीजन में किसी भी तरह का क्या नहीं हो, देरी ना हो और जल्दी से लोगों को डिसीजन अदालत के थ्रू मिल सके। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद ये आता है कंज्यूमर काउंसिल्स। अब कंज्यूमर काउंसिल्स भी एक तरह की अदालत होती है और ये जो अदालत होती है जब आप कंज्यूमर से रिलेटेड केस इसमें हैंडल किए जाते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? जैसे कि मैं कंज्यूमर हूं, अगर हम किसी भी चीज का कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, समाज में रहकर, सोसाइटी में रहकर, तो हम सब कंज्यूमर होते हैं। और एक कंज्यूमर मार्केट में जाता है वेजिटेबल खरीदने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ जो डेली यूज की थिंग्स हैं हम परचेज करते हैं। यदि कोई चीज मैंने मार्केट में खरीदी है और वो चीज, उसकी जो क्वालिटीज है वो बेकार है और मुझे दुकानदार जो शॉपकीपर वो चीट करता है मेरे साथ, तो मैं अदालत में जाकर जो कंज्यूमर
काउंसिल्स है उसमें जाकर उसका क्या कर सकता हूं, उस पर केस कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए मैंने जो थिंग्स खरीदी थी उसका बिल, उसका कैश मेमो मेरे पास होना जरूरी है, ताकि मैं उसको दिखा सकूं किसके एविडेंस के थ्रू के ये चीज मैंने इस शॉपकीपर से खरीदी थी और इसने मेरे साथ चीट किया है, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है और इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। तो उसके बिहाफ पर उसको लेकर जो कंज्यूमर काउंसिल्स है वो उस शॉपकीपर के अगेंस्ट में आपका डिसीजन देती है और जो भी आपने उस थिंग्स को खरीदने में, परचेज करने में जितना भी आपने मनी वेस्ट किया था वो आपको मनी डबल या ट्रिपल वापस दिया जाता है। तो इस तरह की कंज्यूमर कोर्ट हम इसको बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट के क्या क्या होते हैं, इंडिया के अंदर जुडिशरी है वो किस तरह से वर्क करती है और जुडिशरी का एक रोल जो इंडिया के अंदर है वो क्या क्या होता है। तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो लेक्चर में जो नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड की है आपने उसको गेट किया होगा और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।